हमने कल देखा था कि क्लासेस और आईडीज को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि अब हमने लेके चलना ही सिर्फ क्लासेस और आईडीज को है। हमने अब इनलाइन नहीं करनी, इसलिए कि हम जब एक्सटर्नल में इसको ट्रांसफर करेंगे, हम सिर्फ ये स्टार टैग में से सारे सीएसएस को उठाएंगे और दूसरी फाइल में ले जाएंगे, तो ये इजी हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, एक क्लास है और एक आईडी है। आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, सिलेक्टर है, जो कि एक टैग को टैग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिलेक्ट करने, जबकि क्लास के जरिए से हम एक से ज़्यादा टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये फ़र्क है क्लास और टैग आईडी में। आईडी लिंक क्रिएशन में भी मदद करती है। जब हमने किसी टैग के को एज ए लिंक लगाना है कि जब उस पे जाए तो पेज स्क्रॉल होके उस पे पहुंच जाए, तो आईडी लिंक के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसका आइडिया है आपको? आईडी एज ए लिंक कैसे यूज करते हैं, उसका आइडिया है? कल हमने एक चीज देखी थी, लिंक का जो टैग है उसके जरिए नहीं होगा, ए टैग से ही होता है, लेकिन आईडी का लिंक लगता है। वैसे हम जो लगाते हैं ना, वो पेज का लिंक लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का लिंक लगाते हैं, वीडियो या ऑडियो, या फिर फाइल का लिंक लगाते हैं। यहाँ पे हम हैश का लिंक लगाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे शो हो रहा है। इस पे जब मैं माउस ओवर करता हूँ ना, हमारे पास लिंक जो ओपन हो रहा है, साथ में हैश डाउन लगा हुआ है। ये हैश जो है, ये इस आईडी का लिंक लगा हुआ है, यानी कि ये जो पोर्शन है ना, इसको आईडी दी है मैंने डाउन। इन्होंने डाउन आईडी दे के इस पे जैसे ही क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन होकर ये पोर्शन आ जाना है। इसको कहते हैं आईडी लिंकिंग। इसके ज़रिए से हम सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट करते हैं। जब हमारे पास सिंगल पेज वेबसाइट होती है ना, इसमें हमारे सारे ऑप्शंस जो हैं, उनको हमने टैग मेन्यू में किया होता है कि जैसे क्लिक करना है वो पेज के दूसरे पोर्शन में चले जाएगी। ये ज़्यादातर यूज़ होता है पोर्टफोलियो वेबसाइट में। उसमें हम अलग अलग पेजेस नहीं बनाते। उसमें हमारे सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसके बाद हमारे एजुकेशन आ जाता है, उसके बाद हमारी स्किल्स आ जाती हैं कि हमने स्किल्स कौन-कौन से हैं। फिर हमारा पोर्टफोलियो आ जाता है कि हमने कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। फिर कॉन्टैक्ट आ जाता है हमारा, या सीवी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। वो एक ही पेज में होता है पूरा, और यहाँ पे अगर मेन्यू बना होगा तो वो क्लिक करने से हमें वो पेज के उस पोर्शन तक ले जाएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो तब हम क्या करते हैं, हम हैश आईडी यूज़ करते हैं। उसके ज़रिए से हम उसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कल देखा था फ़ॉन्ट स्टाइल। इसके ज़रिए से हम टेक्स्ट की स्टाइलिंग करते हैं। जो भी हम स्टाइल देना चाहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, सांस या फिर एरियल, वो यहाँ पे ऐड करते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के स्टाइल्स होते हैं, एक वेब सेफ होते हैं, एक रेगुलर्स होते हैं। जो वेब सेव होते हैं वो तमाम ब्राउज़र पे चल सकते हैं। जो सिंपल होते हैं रेगुलर, वो किसी ब्राउज़र पे चलते हैं और किसी पे इशू कर सकते हैं। हम वेब सेव ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं बेसिकली। और इसमें हम ऐसा करते हैं कि अगर स्टाइल 1 स्पेस स्टाइल 2, 2 फ़ॉन्ट स्टाइल इसको दे देंगे ना, सबसे पहले फर्स्ट जो है वो उसको अप्लाई हो जाएगा, जो दूसरा होगा वो बैकअप के तौर पे होगा, कि अगर किसी वजह से फर्स्ट वन लोड नहीं होता, तो सेकंड वन उसको अप्लाई हो जाएगा। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास रेगुलर या फिर रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल या वेब लोडेड, यानी कि हमारे पास ना डिफरेंट वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं हमें डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल्स। फ़ॉन्ट फैमिली, जी, फ़ॉन्ट स्टाइल या फैमिली एक ही चीज़ है, एरियल वगैरह। मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि हम वेब सेफ को क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सेकंड पे।
सेकंड पे करने से ये फायदा है कि अगर फर्स्ट वन स्टाइल अगर लोड नहीं होता तो दूसरा हम लोड कर लेंगे इसे। सॉरी फॉन्ट स्टाइल बेसिकली होता है अंडरलाइंड डॉटेड लाइन थ्रू, ये फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, वो फॉन्ट फैमिली होता है। फॉन्ट स्टाइल जो हमारे पास होता है इसमें अगर हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, इटैलिक करना चाह रहे हैं, वो फॉन्ट स्टाइल में आ जाता है। तो है चीज वही स्टाइल 1 जो हमने फॉन्ट स्टाइल देना है उसको, उसके बाद स्टाइल 2 आ जाना है। ये सिर्फ बैकअप के लिए होता है क्योंकि हमारे पास इंतहा से ज्यादा फॉन्ट स्टाइल्स है डिफरेंट। हमने फर्स्ट में जो हमें पसंद आ रहा है वो रख लेना है, और दूसरा हमने वो लगा देना वेब सेव का। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल अगर अंडरलाइन इटैलिक वगैरह करना हो, उसके बाद फॉन्ट वेट बोल्डनेस कितनी होगी 400 से लेकर 900 तक, जितना भी हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं। और उसके बाद फॉन्ट साइज, जी जूम चल रहा है। ओके, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, इसमें हम फॉन्ट साइज देते हैं, टेक्स्ट कितना बड़ा होगा वो पिक्सल में दे दें, परसेंटेज में दे दें, ईएम में दे दें। उसके बाद हमारे पास लाइन हाइट आ जाती है कि दो लाइनों के दरमियान कितना फासला होगा, वो लाइन हाइट में आ जाता है। उसके बाद हमने कल एक चीज़ देखी थी इम्पोर्टेंट की, ये बेसिकली तब यूज़ करते हैं हम जब उस पर पहले से एक CSS अप्लाई है और हम एक और CSS उस पर अप्लाई करना चाह रही हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। यानी उस पर मिसाल के तौर पर अगर ब्लैक कलर पहले से हमने CSS के जरिए से अप्लाई किया हुआ है, तब हम उसको रेड कलर देना चाह रहे हैं, दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उनमें जिसको अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट के साथ ऐड कर देंगे, तो वो अप्लाई हो जाएगा, जो सिंपल होगा वो इग्नोर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ क्या करता है, दो सेम प्रॉपर्टीज में से एक को चूज करता है, जिसके साथ इम्पोर्टेंट लगा होगा हमेशा वो अप्लाई हो जाएगा, बाकी जितने भी होंगे वो इग्नोर्ड हो जाएंगे। सेम प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ, अगर कलर हो सकता है, बैकग्राउंड इमेज हो सकती है, फॉन्ट साइज हो सकता है, जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसके बाद ना हमारे पास बॉर्डर हमने देखा था, बॉर्डर जब हम लगाते हैं ये सिंपल बॉर्डर है 1px सॉलिड ब्लैक। इसमें सबसे पहले हमने फॉन्ट बॉर्डर वेट देखना है कि विड्थ क्या होगी बॉर्डर की 1px 2px, यानी मोटाई बॉर्डर की जो होगी। उसके बाद उसका स्टाइल आ जाएगा सॉलिड, डॉटेड, अंडरलाइन, इस तरह के बहुत सारे स्टाइल हैं, वो स्टाइल हम जो भी यूज करना चाहें। उसके बाद उसका कलर आ जाएगा, कलर हैश कोड में लगा दें या ब्लैक में लगा दें, ये हमारी अपनी मर्जी है। हैश कोड में लगाने से ना ये हो जाता है फायदा कि हम उसमें ओपेसिटी या फिर एक RGBA अल्फा को यूज कर सकते हैं। अल्फा क्या करते हैं, ब्राइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल करता है, और ओपेसिटी को भी हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। HSLA एक टाइप होती है कलर लेने की, ह्यू, सैचुरेशन और अल्फा, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। कलर की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, हम जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू है, सिंपल कलर का नेम है, लेकिन हमारे पास 3 से 4 तरह के कलर होते हैं। कलर लेने का तरीका है, एक है उसका नाम लिख देंगे, एक है उसका हैश कोड लिख देंगे जिसको हेक्स कोड कहा जाता है, एक है उसका RGB लिख देंगे, फिर हमें RGBA आ जाता है, इसमें कि अल्फा ऐड हो जाता है, एक HSL आ जाता है, और एक HSL विद A आ जाता है अल्फा के साथ। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर आ जाते हैं। कलर को चूज करने के तरीके हैं, जिस फॉर्मेट को हम यूज करेंगे उसके जरिए से हम डिफरेंट कलर जनरेट कर सकते हैं। वो अगर हम चाह रहे हैं ह्यू सैचुरेशन के जरिए से कलर्स कॉम्बिनेशन कुछ और निकलते हैं, RGBA के जरिए से कुछ और निकलते हैं, वो हमारी मर्जी है हम कौन से कलर्स यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर रेडियस आ गए। बॉर्डर रेडियस को अप्लाई अगर हम सिंपल चारों तरफ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ उसकी विड्थ लिखेंगे, तो बॉर्डर रेडियस कितना होगा, ये गुलाई करता है। ये हर उस चीज़ पे अप्लाई हो सकता है जो कि कोई स्पेसिंग लेती है।
मिसाल के तौर पर इमेज हो सकती है, कंटेनर हो सकता है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड हो सकता है। उस सारी चीज़ों का हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस देने के लिए आपको बॉर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। आप बगैर बॉर्डर के भी बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी थी कि आपने अगर सिंगल बॉर्डर देना हो टॉप लेफ्ट बॉटम या राइट का, तो उसमें हम क्या करते हैं, बॉर्डर टॉप ऐड कर देते हैं। ये क्या करेगा, सिर्फ टॉप बॉर्डर ऐड कर देगा। इसी तरह टॉप की जगह पे अगर हम लेफ्ट ऐड कर देंगे, लेफ्ट बॉर्डर ऐड हो जाएगा। जिस तरह भी हम करना चाहें, यह बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस है। उसके बाद हमने कल देखा था डिस्प्ले। डिस्प्ले बेसिकली क्या करता है, किसी भी कंटेनर का या टैग का बिहेवियर क्या होगा ब्राउजर में, उसको ये स्पेसिफाई करता है। वो क्या कर सकता है कि ब्लॉक लेवल हो सकता है, हम उसको ब्लॉक लेवल बना सकते हैं। अगर ना भी हो तो हम क्या करेंगे, उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, यानी वो जब डिस्प्ले होगा वो एज ए ब्लॉक लेवल टैग डिस्प्ले होगा। अगर हम इसको इनलाइन लिख देंगे, तो अगर इनलाइन है या नहीं है, वो डिस्प्ले एज ए इनलाइन ब्लॉक होगा। अगर हम यहाँ पे कंटेनर बना रहे हैं डिफरेंट, एक से ज़्यादा, एक कंटेनर के अंदर डिफरेंट कंटेनर है, तो उसमें हम फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बॉक्सेस। इसमें क्या होगा कि स्क्रीन छोटी बड़ी होने से उन बॉक्सेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपने जो विड्थ या हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्लेक्स में ना श्रिंक और ग्रो का एक फंक्शन देखा था कि अगर उसमें हम श्रिंक ऐड कर देते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपकी जो विड्थ है वो कम हो रही है, तो वो साथ में श्रिंक हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। और अगर उसकी इनिशियल पॉइंट से हम उसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं, तो हम उसमें ग्रो की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ताकि वो अपने अगर इनिशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा उसको विड्थ मिलती है, तो वो अपना साइज़ बढ़ा सके। उसमें ग्रो और श्रिंक के ऑप्शन ऐड हो, ये फ्लेक्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक यूज़ होता है नन। वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को हमने अगर डिस्प्ले पे हाइड करना है कि हमारे यूज़र को नज़र ना आए, तो हम उसका डिस्प्ले नन कर देंगे सिर्फ। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ है वो बिल्कुल हाइड हो जाएगी, उसकी जो स्पेस है वो भी ऑक्यूपाई नहीं रहेगी। यूज़र के लिए हो या ब्राउज़र के लिए, दोनों के लिए वो ऐसे ही है जैसे कि वो कोड में शामिल नहीं है। सिर्फ वो बैकएंड पे लोड होगा, लेकिन उसकी की कोई भी चीज़ उस पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही होगी। ये डिस्प्ले नन करने का ना तब फ़ायदा होता है जब हमने इस तरह करना होगा मोबाइल पे। एक तस्वीर है, वो मोबाइल के साइज़ हो तो शो हो जाए, जब वो लैपटॉप पे जाए तो वो दूसरी तस्वीर शो हो जाए। जब हम स्लाइडर क्रिएट करते हैं ना, मोबाइल वाला स्लाइडर स्क्वायर में होता है हमेशा, यानी हमारी मोबाइल का ना, क्योंकि अगर हम वही लैंडस्केप वाला यूज़ करेंगे ना, उसकी जो हाइट है ना वो छोटी हो जाती है, तो वो सही से नज़र नहीं आता। तो स्लाइडर जो यूज़ किया जाता है मोबाइल के लिए, वो फिर स्क्वायर यूज़ किया जाता है हेडर में, और लैपटॉप वगैरह के लिए जो यूज़ किया जाता है वो लैंडस्केप में यूज़ किया जाता है। तो हम उसमें कई बार ऐसा कर लेते हैं कि 2 हेडर क्रिएट कर लेते हैं, 2 स्लाइडर्स, जिसमें कि एक होगा डेस्कटॉप के लिए, जिसमें कि हम मिनिमम हाइट उसको दे देंगे 720 पिक्सल। ये 720 प्लस होगा तो वो शो हो जाएगा उसमें, हम उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। अगर हम उसमें मोबाइल में जाना चाह रहे हैं, तो हम मैक्सिमम 720 पिक्सल लगा के उसको कह सकते हैं कि अगर 70 पिक्सल से कम होगा, तो ये डिस्प्ले शो होगा, और जो दूसरा होगा उसको हम डिस्प्ले नन करके वहाँ से हाइड कर देंगे। ये हाइडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज हम बैकग्राउंड को देखेंगे फिर से। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर। कलर में हमने, जिसमें ऐसी कोई भी चीज़ जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, हम उसको कलर दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास खाली डिव कंटेनर हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं। कई बार हमारे इमेज अगर ट्रांसपेरेंट हो, उसके बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। और टेबल हमारे पास हो, उसको भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ बैकग्राउंड इमेज हमारे पास इस्तेमाल होते हैं।
इसमें ना बैकग्राउंड कलर और इमेज में आपने एक ही चीज़ आमतौर पे यूज़ करनी होती है कि अगर आप बैकग्राउंड उसको कलर दे रहे हैं ना, फिर इमेज यूज़ ना करें। अगर आप इमेज दे रहे हैं तो फिर कलर यूज़ ना करें। जब हमने इमेज देनी होती है तो हम इसमें ये जो फंक्शन लगाते हैं ना, ये बेसिकली यूआरएल विद क्लोज ब्रैकेट्स, ये एक फंक्शन है। जो भी जावास्क्रिप्ट में हम देखेंगे, जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, पहले फंक्शन का नाम आता है, उसके साथ 2 ब्रैकेट्स आती हैं। ये डिफाइन करता है कि ये फंक्शन है। हम इसके अंदर उसका इमेज का लिंक ऐड कर देंगे और वो इमेज बैकग्राउंड इमेज के तौर पे शो हो जाएगी। अगर तो हमारे पास वो उसी फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, तो हमने सिर्फ़ इसका नाम लिख के विद एक्सटेंशन ऐड कर देना, वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके। उसके बाद बैकग्राउंड साइज़ बहुत मैटर करता है। बैकग्राउंड साइज़ क्या करता है, डिफाइन करता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, वो किस तरह का बिहेवियर करेगा कंटेनर की विड्थ हाइट के साथ, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है जिस कंटेनर के वो बैकग्राउंड में लग रहा है, उस पे डिपेंडेंट होता है वो। तो वो उसके लिहाज से वो कैसे एडजस्ट करेगा खुद को। उसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑटो। ऑटो क्या करेगा, उसको पूरी तरह से ओपन कर देगा विड्थ के दरमियान में। इससे क्या होगा कि हमारी जो विड्थ है वो ऑक्यूपाई कर लेगा खुद। उसके बाद हमारे पास एक कवर आ जाता है। कवर क्या करता है, ऑटो वाला काम है, लेकिन ये हाइट और विड्थ जितनी भी है ये पूरी कवर कर लेगा। इमेज को अगर उसने तंग करना है या फिर इमेज को उसने ज़्यादा खोल देना है, जिससे पिक्सल उसके फट जाते हैं, लेकिन वो हाइट और विड्थ 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा, 1 पिक्सल भी। उसने जितना एरिया हमने उसको देना है, उसने पूरा का पूरा कवर कर लेना है। ये कवर होता है। उसके बाद हमारे पास कंटेन आता है। कंटेन क्या करता है, इमेज की हाइट या विड्थ के हिसाब से दोनों को एडजस्ट करता है। अब अगर उसकी विड्थ कंटेनर के साथ मैच कर जाती है लंबाई के साथ, क्योंकि हमारे पास अगर इमेज जो इस तरह पट्टी की शक्ल में है, तो वो इस तरह से लेफ्ट टॉप से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे इमेज खत्म होगी उसके आगे स्पेस छोड़ देगा। और उसकी हाइट के नीचे से भी अगर उसकी विड्थ पूरी हो जाएगी ना, हाइट पूरी हो जाएगी, तो वो भी जगह छोड़ देगा। कंटेन हमेशा इमेज का साइज देखता है, कवर कंटेनर का साइज देखता है, जो कंटेन है वो इमेज का साइज देखता है। यानी कि अगर कंटेन अगर हम किसी भी इमेज को करेंगे, तो वो क्या करेगा, इमेज का साइज देखेगा कि कितने पिक्सल हैं, वो उतनी साइज को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी जगह खाली छोड़ देगा। और अगर हम कवर करेंगे तो वो इमेज का साइज बढ़ा देगा और जितने भी कंटेनर की विड्थ हाइट है उसको ऑक्यूपाई करेगा पूरी तरह से। उसके बाद रिपीट आ जाता है कि जब हम बैकग्राउंड अटैच करते हैं ना, उसकी हाइट और विड्थ डिफरेंट होती है। अगर मिसाल के तौर पर उसकी हाइट जो है वो मैच कर जाती है बैकग्राउंड कंटेनर के साथ, तो विड्थ उसकी पूरी नहीं आती। विड्थ यानी कि अभी वो एंड तक नहीं पहुंचा स्क्रीन के, यहाँ तक इमेज हमारी जो है ना वो पूरी हो जाती है। तो इसके आगे वो दोबारा से स्टार्ट कर देगा, इमेज को रिपीट कर देगा जगह पूरी करने के लिए। तो हमने यहाँ पे नो रिपीट लगाना होता है। हमारे पास ना रिपीट 3 तरह के होते हैं। एक नो रिपीट, उसके बाद रिपीट एक्स और रिपीट वाई। रिपीट सिंपल तो बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट हो रहा होता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। रिपीट एक्स क्या करता है, एक्स है हॉरिजॉन्टल में, उसको रिपीट करता है। अगर उसके हाइट में जगह बच रही है ना, वो उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा। वो उसको सिर्फ़ क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली रिपीट करेगा। लेकिन अगर हम रिपीट वाई को सिलेक्ट करते हैं, तो वो वर्टिकली उसको रिपीट करेगा। अगर विड्थ उसकी साइड्स बच भी रही है ना, उसने उसको रिपीट नहीं करना है, वो उसने खाली छोड़ देनी है।
बैकग्राउंड रिपीट, कलर साइज, इमेज, ये भी एक चीज मजेदार है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। कभी आपने देखा है कि जब हम किसी वेबसाइट पे जाके स्क्रॉल करते हैं ना, इमेज स्टिल रहती है अपनी जगह पे और फ्रंट से मूव कर रहा होता है जो हमारा कंटेंट है, इमेज अपनी जगह पे स्टिल रहती है। वो क्या होता है कि बैकग्राउंड अटैचमेंट हम फिक्स्ड कर देते हैं, वो जो ब्राउजर के साथ स्टिक हो जाती है। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें इमेज ऐसे लग रहा होता है कि इमेज ऐसे है, हमारा यहाँ से कंटेंट आ रहा है, उसके ऊपर घूम फिर रहा है, बीच में से हमें थोड़ी सी नजर आ रही है। लेकिन जब हम स्क्रॉल कर देते हैं वो कंटेंट के साथ साथ स्क्रॉल होना शुरू हो जाती है। दो तरह की अटैचमेंट्स होती हैं, एक फिक्स्ड होती है और एक स्क्रॉल होती है। स्क्रॉल करने से क्या होता है कि वो कंटेंट के साथ साथ स्क्रॉल होता है, और फिक्स्ड करने से वो बैकग्राउंड ब्राउजर की साइट के साथ अटैच हो जाती है। और हम अगर स्क्रॉल करते भी है ना, इमेज वही रहेगी, हमारा फ्रंट से सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल करेगा। ये फिक्स्ड कर देता है बस। जी, प्री डिफाइंड स्क्रॉल होती है। बैकग्राउंड रिपीट, कलर साइज, बाकी ये वो हैं जो इनिशियली ज़रूरी होते हैं। जब भी आप किसी कंटेनर इमेज के अंदर बैकग्राउंड ऐड करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए ये सारी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। और एक चीज़ हम जो यूज़ करते हैं वो ओपेसिटी आ जाती है। इमेज के साथ हो या कलर के साथ हो, दोनों के साथ हम ओपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम अगर HSLA यूज़ करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन ही ऐसा यूज़ कर लेते हैं जिसमें कि ओपेसिटी पहले से एडेड हो, तो हमें ओपेसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमने इमेज लगाई हुई है फिर हमें ओपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ओपेसिटी क्या करती है, बैकग्राउंड की विजिबिलिटी को कंट्रोल करती है कि कितने परसेंट इमेज विजिबल होगी, कितने परसेंट इमेज नॉन विजिबल होगी। ज़ीरो बिल्कुल कंप्लीटली नॉन विजिबल हो जाएगी। अगर 1 लिखेंगे तो वो फुली विजिबल हो जाएगी। 0 से 1 के दरमियान में इसकी वैल्यू होती है। ओके, ये हमारे सारा बैकग्राउंड बॉर्डर वगैरह कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में आप में से किसी को कुछ समझ नहीं आई तो ये पूछ सकते हैं आप। कि ये हमारे पास प्रैक्टिकल करते हैं सर। ये एक कंटेनर है जिसकी वेट हमने 500 पिक्सल ली है, हाइट सॉरी। अब इसने क्या किया, सेम वही चीज़ है, इमेज यहाँ पे ख़त्म हो रही है और वो दोबारा से स्टार्ट हो रही है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है इमेज। अब हमारे पास पी टैग जो था वो यहाँ तक सिर्फ लगा हुआ था। अगर हम इसकी हाइट नहीं देते तो कंटेंट की हाइट अप्लाई हो जाती है कंटेनर को। कंटेनर उतनी ही हाइट लेगा जितना उसमें कंटेंट होगा, अगर हम डिफाइन नहीं करते तो। इसके बाद इसका साइज जो है वो कंटेन रखा हुआ है, जिसमें हाइट और विड्थ इसने कंप्लीट ले ली है। अगर हम इसको इसने एक ही इमेज रिपीट तो बंद कर दी, एक इमेज से इसने पूरी हाइट और विड्थ को ऑक्युपाई किया है।
यानी कि रिपीटिंग तो वैसे ही इसने खत्म कर दी है। एक इमेज को इसने इतना खोल दिया है कि ये हाइट और विड्थ दोनों को ऑक्यूपाई कर ले। उसके बाद इसमें तो स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं, इसमें अगर okay. अब आप राइट साइड से देखेंगे स्क्रॉल बार ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन इमेज वही है, इमेज नहीं हिल रही। ये क्या हो गई है? ये फिक्स्ड इमेज है। कंटेंट ऊपर से हिल रहा है राइट साइड से, स्क्रॉल बार से पेज को भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन इमेज नहीं आ रही। ये अटैचमेंट होती है, बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स्ड कर दिया जाता है। जी, अब ये फिक्स्ड है तो ये क्या कर रही है? स्क्रॉल कर रही है पेज के साथ। उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं, इसमें देते हैं रिपीट का। अब रिपीट हो रही है, इसमें हम रिपीट करते हैं एक्स और वाई देखते हैं। अब स्क्रॉल हमारे पास हो रही है, नीचे से जगह भी खाली है, लेकिन रिपीट इमेज क्या हो रही है? सिर्फ एक्स में। हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है, वर्टिकली हमारे पास इतनी जगह खाली है, लेकिन उसने रिपीटिंग बंद कर दी है। अगर हम यही बाय कर दें तो अब वर्टिकली रिपीट स्टार्ट हो गया, हॉरिजॉन्टली यहाँ से जगह खाली हो गई, यहाँ से वो रिपीट नहीं कर रहा। जहाँ इमेज खत्म हुई इसके आगे खाली जगह छोड़ दी। ये हॉरिजॉन्टल रिपीटिंग है। नो रिपीट तो सिंपली वही करेगा, इसकी रिपीटेशन को खत्म कर देगा। और अगर हम इसमें ओपेसिटी ऐड करते हैं 0.5, करेगा विजिबिलिटी को कम कर देगा। यही चीजें सारी वो हैं जो कि आपके हर वेबसाइट में हर पेज में यूज होनी है। बैकग्राउंड एक ऐसी चीज है कि हर जगह लाजमी यूज होता है, बैकग्राउंड के बगैर आप चल नहीं सकते। आप जो भी वेबसाइट क्रिएट करना चाहेंगे ना, उसमें बैकग्राउंड लाजमी होता है। तो बैकग्राउंड के आपको समझ होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा तब फायदेमंद होता है जब आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं। आपका ऐसा हो सकता है कि मोबाइल पे वो सिंगल इमेज शो हो रही हो, और जब डेस्कटॉप पे जाए तो वो रिपीट शुरू हो जाए, या फिर कवर करने से इमेज इतनी ओपन हो जाए तो साइडों से कंटेंट कट जाए। तो इसलिए हमने एडजस्ट करना होता है कि हमारे रिस्पॉन्सिवनेस के साथ बैकग्राउंड अटैच्ड रहे, इसलिए बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बाद speed, attachment, size, color, generation। ये सर जी हमने करके भी देख लिया प्रैक्टिकली सारे। ये बैकग्राउंड कल हमने जो किया था, आप लोगों ने जाकर प्रैक्टिस की, तो की बात है जरूर। कल वाला भी मैंने रिपीट कर दिया इसीलिए क्योंकि आप नहीं थे। तो ये जो अब ना साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि इसलिए मैं पूछ सकता हूँ ना, मैंने पूछना ही होता है सिर्फ कि आपने किए जाके। इसलिए ये अब साथ साथ लेके चलेंगे तो हम कोर्स में आगे बढ़ पाएंगे, वरना ये जो टाइम पीरियड है ना, ये HTML CSS पे अड़े रह जाएंगे हम तो फिर। तो इसलिए ये सबसे इजी लेवल है आप कह सकते हैं HTML CSS। जब बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होती है तब असल चीजें खुलती हैं।
तो आपने इनको ही पहले कंप्लीट कर लेना, इस पे मेहनत कर लें, क्योंकि ये इस पे मेहनत कर लेंगे ना तो आपके लिए फिर बाकी लैंग्वेजेस इजी हो जाएंगी। आपको बिहेवियर का पता होगा कि अगर मैं टैग को किसी को चूज करूंगा जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से या पीएचपी के ज़रिए से, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, आपको ये पहले से अंदाज़ा होगा। इसलिए HTML CSS पे फुल तवज्जो दे दें। और इसका ना फ़ायदा ये भी होता है कि CSS बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की आपको करके दे सकती है। जो CSS डेवलपर्स हैं ना, वो जितनी चीज़ें हम जाके जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना, उतनी चीज़ें वो CSS के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसमें हमने ना अभी अगर रिपीट ना शुरू करते हैं, तो हमने ट्रांज़िशन की तरफ जाना था, कि जो एनिमेशंस और ट्रांज़िशंस होती हैं ना, उनकी तरफ आगे जाएँगे, वो एडवांस लेवल में आ जाते हैं। उसमें ना हम चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, उसमें अट्रैक्टिव बनाना होता है कि यूज़र के साथ रिस्पॉन्सिव हो। यूज़र अगर कोई फंक्शन परफ़ॉर्म करता है, तो पेज उसके साथ उसको रिस्पॉन्स दे थोड़ा-सा, ताकि उसको लगे कि हमारे जो वेबसाइट है, वो एनिमेटेड है, एक अच्छी तरह से बनी हुई है और ये एनिमेशंस ही हैं जो कि हमारी वेबसाइट को ना अच्छी बनाती है। ओके, बैकग्राउंड बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड बॉर्डर हमारा हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ेज़ हो गए। इसके अलावा कौन सी CSS है? सिंपल में। हुँ, जी इंडेक्स एडवांस में है, वो भी रिपीट करते हैं हमारा। जी, पोज़ीशन तो उसके साथ ही होगी। चलें आप बैकग्राउंड और ये कंप्लीट करें। कल हम आज बुध है, जुमेरात जुम्मा, ये 2 दिन और लगा के जो हमारा पिछला रिपीटिशन है ना CSS कंप्लीट कर लेनी है, फिर हम CSS एडवांस में जाएँ अब। क्योंकि ये जो सिंपल CSS है ना, ये हर बार, हर पेज में, हर सेक्शन में यूज़ होनी है। उसको आप छोड़ नहीं सकते कि अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन जब भी आपने प्रैक्टिस के लिए बैठना है ना, ये आपको करनी पड़नी है, मजबूरी है आपकी। तो अभी से ही इसको क्लियर कर लें, ये ना हो कि बाद में आप एडवांस जब लगाने जाएँ, तब आप कहें मुझे तो ये अभी इनिशियल्स ही नहीं इसके सही से समझ आए। तो वहाँ पे सिर्फ टाइम ज़ाया होगा फिर आपका। तो यही रिपीट कर लें आप। आज बैकग्राउंड के साथ में अटैच कर लें, बैकग्राउंड बॉर्डर कैसे लगाते हैं और फ़ॉन्ट्स स्टाइल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें देख लें, लाइन हाइट कैसे लगाते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।